प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। तो काइनेमैटिक्स मोशन इन 1D लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने लास्ट लेक्चर में यहां तक डिस्कस किया था, है ना। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, हमने स्टॉपिंग टाइम पढ़ा और हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़ ली, हमने एसेंथ पढ़ा और कुछ ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट देख लिया था, एवरेज एक्सेलरेशन का, है ना। तो आज हम बिल्कुल न्यूमेरिकल शुरू करेंगे इस वाले वीडियो में। तो जो सवाल नंबर पहला है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप इसको पढ़ो, उसके बाद मास्टर साहब इसको कराते हैं। A body traveling with uniform acceleration crosses 2 points A and B with velocities 20 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो क्या बताया गया है, एक बॉडी जो है वो ऐसे, ये 2 पॉइंट A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो ये गाड़ी क्या काम करती है, पहले पॉइंट को ये क्रॉस करती है, लेट्स कॉल इट V1, और V1 की जो वैल्यू है वो है 20। तो V1 की जो वैल्यू है वो है 20 मीटर पर सेकंड, और इसके लास्ट वाले पॉइंट का नाम है B, और इसको क्रॉस किया जाता है बच्चे, इसको क्रॉस किया जाता है, लेट्स कॉल दैट V2, और इसका वैल्यू है 30 मीटर पर सेकंड। और ये बोला गया है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी इज कांस्टेंट, लेट्स कॉल दैट E। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा है, विथ व्हाट वेलोसिटी डज ही क्रॉस द मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है कहीं यहां C, उसको किस रफ्तार से क्रॉस किया होगा वो हमें चाहिए। तो जब गाड़ी यहां आएगी तो रफ्तार हुई होगी, लेट्स कॉल दैट V, तो ये V हमें चाहिए, है ना। लेकिन एक्सेलरेशन जो है उसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं हम। अब देखो, अगर टोटल डिस्टेंस भाई अगर यहां से लेकर यहां तक है D, तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा D, क्योंकि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं, AC सेक्शन में अगर मैं क्या लगाऊं, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को लगा के लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। अब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है दैट इज D, तो ये लगाया। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक भी तो लगा सकते हैं ना ये वाली इक्वेशन, तो क्या लिखूं, यहां से लेकर यहां तक अब थर्ड इक्वेशन लगाओ। अब किसके लिए, CB सेक्शन के लिए। अब CB सेक्शन के लिए भी थर्ड इक्वेशन, तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा भाई V2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, फिर से D। अब कॉमन सेंस, ये दो तो बराबर हुए ना, अगर ये दो बराबर हुए तो लिखना चाहिए V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। हमें V की वैल्यू चाहिए, तो ये V जो है ये इधर आएगा, तो ये बनेगा 2V स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। इंप्लाइज यहां जो भाई V की वैल्यू आई, V की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। मैं तो कहता हूं, अगर आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हो और पहले दो पॉइंट्स को क्रॉस किया जाता है V1 और V2 से, तो बीच वाले पॉइंट को किस वेलोसिटी से क्रॉस किया जाता है, अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। ये तो आप बिल्कुल, मैं तो कहता हूं इसको आप रट लो, इसको आप रट लो, ये बार बार काम आएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जस्ट वैल्यूज ही तो पुट करने हैं, लेकिन मैं इसको बक्से में भरता हूं ताकि आपको बार बार इसको करने की जरूरत ना पड़े। नाउ सी, V को लिखा जाएगा भाई, देखो V1 की वैल्यू क्या है, वो है 20, तो 20 स्क्वायर प्लस V2 की वैल्यू है 30 स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना बन जाएगा, 400 900, तो अंडर रूट 1300 बाई 2 650, तो अंडर रूट 650। अंडर रूट 650 अगर देखा जाए तो ये 25 से तो ज्यादा ही आएगा, कॉमन सेंस है। अगर 25 का स्क्वायर देखोगे तो 625, तो 25 से ज्यादा, तो 25 9 9 9, तो 25 से ज्यादा क्या है, 25.5। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओके, अनदर क्वेश्चन, ए कार ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक गाड़ी की रफ्तार क्या है, आगे चल के इसकी रफ्तार है 30 किलोमीटर पर आवर, कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट इन डिस्टेंस। तो इसको कितनी डिस्टेंस में रोका जाता है, कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। तो इसकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। ओके सर, समझ में आता है। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इफ सेम कार इज मूविंग एट 60। अब अगर इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, 60, इसकी रफ्तार होगी 60 किलोमीटर पर आवर, इसको कितनी डिस्टेंस में रोका जाएगा ये हमसे पूछा, तो हमें चाहिए DS। इस वाले केस में DS चाहिए। हाँ, सेम ब्रेक्स, मतलब उसने सेम ब्रेक लगाई, सेम ब्रेक का मतलब है कि जो रिटार्डेशन दोनों केसेस में वो बराबर है। अगर 30 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है तो उसको रोका जाएगा 8 मीटर में। अगर सेम गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो उसको कितनी डिस्टेंस में रोका जाएगा, है ना। तो हमें इसका शॉर्टकट पता है सर,
जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है ना वो होती है u स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो सेम ब्रेक्स लगाने का मतलब है कि जो रिटार्डेशन है वो दोनों केसेस में सेम ही है, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? अरे यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना भाई। अब यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, देखो यहां रफ्तार कितनी थी 30 और यहां रफ्तार कितनी है 60, तो जो अगर ये जो है ना ये वेलोसिटी ये डबल हुई है, अगर यू डबल्स भाई, अगर यू डबल होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। कितना बन जाएगा ये भाई? 4 टाइम्स बन जाएगा। तो मैं तो इसको वैल्यू देखकर तो इसको मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं, मैं सीधा बोलूंगा स्टॉपिंग डिस्टेंस अब 4 टाइम हो जाएगी। 4 टाइम किसके? इनिशियली कितना था 8, अब रफ्तार डबल करने से कितना हो जाएगा 4 8 32। तो ऐसे इसको कर सकते हैं। हाँ आप इक्वेशन लगा के भी इसको कर सकते हो, लेकिन भाई हमने तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग से पढ़ा है ना, तो मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये है 32 मीटर इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ जी ये वाला सवाल अब पढ़ो। A body starting from rest moves with uniform acceleration। तो एक बॉडी ने रेस्ट से शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो है कांस्टेंट, लेट्स कॉल दैट ए। हाँ इन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो चल रही है। द बॉडी कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ तो बिगिनिंग से ये 3 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये हो गया लेट्स कॉल इट एस। उसके बाद इसने और एस ट्रेवल किया है ना, 3 इक्वल डिस्टेंसेस ऐसे, तो उसके बाद इसने और एस ट्रेवल किया ऐसे, तो यहां आ गई। अब क्या बोला इसने? इसने बोला है इन टाइम t1 t2 एंड t3 सेकेंड्स। मतलब इसने क्या बोला? इसने बोला कि 3 इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हुए, पहले s, उसके बाद और s, उसके बाद और s। लेकिन ये किस टाइम में ट्रेवल किए गए? पहले वाले का जो टाइम लगा वो लगा t1, यहां लगा t1 सेकेंड्स, यहां से लेकर यहां तक जो लगा t2 सेकेंड्स, और यहां से लेकर यहां तक जो लगा वो t3 सेकेंड्स लगा। हमें बेसिकली चाहिए t1 इज टू t2 इज टू t3। इसको करने का तरीका पहले मैं s देख लेता हूं। पहली बारी जब ये चला तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अरे भाई u तो 0 है, लिखा जाएगा 1/2 at स्क्वायर ऐसे। तो t1 की वैल्यू क्या आई? t1 की वैल्यू आई 2s अपॉन a अंडर रूट। अब अगर मैं बोलूं यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी? टोटल डिस्टेंस है 2s, उसको लिखा जाएगा 1/2 a t1 प्लस t2 ऐसे लिखा जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं, यहां से t1 प्लस t2 की वैल्यू भी मुझे मिलेगी किसके बराबर? t1 प्लस t2 की वैल्यू मिलेगी 2 2 आर 4s अपॉन a। 4s अपॉन a, बिल्कुल सर। अगर मैं यहां देखूं t2 की वैल्यू क्या आएगी? अरे t2 की वैल्यू आएगी 4s अपॉन a अंडर रूट, माइनस हो जाएगा इस साइड से t1, जब इसको इधर लेंगे तो माइनस t1, लेकिन t1 है कितना? t1 है भाई अंडर रूट 2s अपॉन a। तो मुझे रेशियो चाहिए, पहले मैं लिखता हूं t1 इज टू t2 का रेशियो। t1 इज टू t2 किसके बराबर आएगा? t1 है भाई कितना? t1 है 2s अपॉन a अंडर रूट इज, यहां भाई है ये 4, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 2, क्योंकि इनका ये कॉमन फैक्टर है। 2s अपॉन a जो है इनका कॉमन फैक्टर है, हाँ जी, माइनस अंडर रूट 2s अपॉन a। अब देखो इस प्रोपोर्शनैलिटी के इस साइड भी 2s बाई a, 2s बाई a, 2s बाई a, तो क्या बचा? t1 इज टू t2 की जो वैल्यू आई वो आई 1 इज टू रूट 2 माइनस 1। तो t1 और t2 का तो ये रेशियो है, तो पहले मैं देख लेता हूं। हाँ तो ये दो तो पॉसिबल है ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो मैच हो रहा है वो ये मैच हो रहा है। हाँ अब मैंने t3 नहीं निकाला, लेकिन t3 को भी तो आप निकाल सकते हो ना। कैसे? अगर मैं भाई यहां से लेकर यहां तक देख लूं तो क्या लिखा जाएगा? यहां से s प्लस s प्लस s, तो 3s इज इक्वल टू, फिर से लिखा जाएगा 1/2 a, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है 0। ये टाइम t1 t2 t3, तो क्या लिखा जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे। तो यहां से क्या कर सकते हो आप? यहां से आपको मिलेगा t1 प्लस t2 प्लस t3, जो आएगा भाई वो आएगा 3 2 6, 6s बाई हाँ अंडर रूट ऐसे। तो ये हमें आया। तो यहां से हमें देखो t1 भी पता, t2 भी पता, तो यहां t3 की वैल्यू आएगी ना, तो फिर वो रेशियो लेके आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो, जब आप t2 को इधर लेके आओगे, t1 को इधर लेके आओगे, एक तो t2 का क्या बचेगा? जो रूट 2 इधर आया था, और इसका रूट 3, तो फाइनली जो रेशियो वो ये बनेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने t1 इज टू t2 जस्ट निकाला, और मुझे उसी समझ में आया कि आंसर जो है वो कुछ ये आएगा। दो यू कैन फाइंड t3 एज वेल यूजिंग सेम थिंग। ठीक है, अब पढ़ो। The velocity of a particle moving
along a straight line with constant acceleration a reduces to 1/5 of its initial velocity। मतलब एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, आगे चल रही है कोई गाड़ी, उसकी रफ्तार है u, और उसकी रफ्तार कुछ टाइम बाद कितनी हो जाती है, u/5, reduces to 1/5, मतलब पहले रफ्तार u, उसके बाद होगी u/5, है ना। ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या मिला होगा, रिटार्डेशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, है ना। ओके, इन टाइम t, तो कितने टाइम में, टाइम t में इसकी रफ्तार क्या होगी, u से होगी u/5, तो इसको क्या मिला होगा भाई, इसको मिला होगा रिटार्डेशन, इसको मिला होगा ऐसे रिटार्डेशन, तो पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ। अब क्या बोला इसने, द स्टॉपिंग टाइम ऑफ द बॉडी इज, तो हमें पता है ना स्टॉपिंग टाइम का जो वैल्यू होता है वो सीधा होता है भाई u/a। अरे स्टॉपिंग टाइम u/a होता है, हमें डायरेक्ट पता है। अब मसला ये है, u को तो मैं यू ही रख सकता हूं, लेकिन a के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज करके, थर्ड इक्वेशन नहीं, हमें टाइम के बारे में बताया, वी कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, देखो फाइनल वेलोसिटी है u/5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू लिखा जाएगा a इंटू टी, लेकिन a नेगेटिव क्योंकि पीछे की तरफ है, और कितने टाइम में हुआ, ये t टाइम में हुआ, तो ये बन जाएगा भाई 4u/5 माइनस इज इक्वल टू माइनस AT। तो जो हमें a की वैल्यू निकल आई वो आई माइनस और माइनस कैंसिल, 4u/5 ऐसे। तो अब a की जो वैल्यू आई, तो स्टॉपिंग टाइम को क्या लिखा जाएगा, स्टॉपिंग टाइम को लिखा जाएगा a की वैल्यू क्या है 4u/5, तो 5 कहां जाएगा, इधर u और u कैंसिल, हाँ जी, तो टाइम भी तो साथ में इसके, टाइम किधर है, 4u/5, a की वैल्यू जो आई 5t, तो यहां जब 4u/5t लिख दिया तो t किधर आएगा, इधर, तो ts इज इक्वल टू 5t/4, 5t/4 इज द करेक्ट आंसर, ऐसे 5t/4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये स्टॉपिंग टाइम जो है ये आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ये आपको बचाएगा बार बार। फर्स्ट इक्वेशन से मुझे a की वैल्यू मिली, तो a की वैल्यू यहां पुट करके मुझे स्टॉपिंग टाइम मिला है ना। ओके, अब ये वाला सवाल क्या बोला गया इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस a car accelerates at rate of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये गाड़ी जो है वो आगे चलती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, उसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है सर। फॉर सम टाइम देन डिसेलरेट्स, तो किसी टाइम के लिए, लेट्स कॉल इट टाइम t1, तो t1 टाइम के लिए ये एक्सेलरेट हुई इस रफ्तार से, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इट स्टार्ट्स डिसेलरेटिंग एट 2 मीटर पर सेकंड, तो फिर इसको डिसेलरेशन मिलता है, इसको बोलो a1 और इसको बोलो a2, तो a2 है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो अल्टीमेटली ये रुक जाती है, अल्टीमेटली ये गाड़ी रुक जाती है ऐसे। और जो इसने बोला टोटल टाइम ऑफ जर्नी जो है वो है 1 मिनट, तो अगर भाई ये t1, तो ये कितना होगा 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो 60 माइनस t1, तो यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा वो लगा 60 माइनस t1, और ये वाला शुरुआत का जो टाइम है वो हमने माना t1। अब क्या पूछा है, द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द जर्नी। अब इस सवाल को समझो, जब इनिशियल वेलोसिटी बच्चे 0 थी तो एक्सेलरेशन कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी रफ्तार बढ़ेगी 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 कहां तक, t1 टाइम, मतलब यहां तक इसकी रफ्तार जो है वो बढ़ेगी। इसकी रफ्तार क्यों यहां तक बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद ये रिटार्ड होने लग जाती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब इसकी रफ्तार घटेगी 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 घटेगी, तो फाइनली यहां 0। तो कहां पे मैक्सिमम रफ्तार मिली होगी हमें, इधर, है ना। अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो आप ग्राफिकल तरीका अपना लो। ग्राफिकल तरीका देखो, अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊं, वीटी ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अरे स्ट्रेट लाइन होता है ना, हाँ जी सर। देखो शुरुआत में रफ्तार 0, फिर मैक्सिमम, ये टाइम जो हुआ ये हुआ t1, उसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में चली जाएगी, मतलब रिटार्डेशन, तो यहां पे, तो ये जो टोटल टाइम है ये है यहां से लेकर यहां तक 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड, ये हुआ t1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेकंड माइनस t1, ऐसा ही हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम Vmax। यहां पे जो एक्सेलरेशन है ये है a1, और यहां पे जो रिटार्डेशन है ये है a2। अब क्या कर सकते हैं, देखो इन वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, हमें पता है सर वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ स्लोप क्या देता है भाई, एक्सेलरेशन देता है, और इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, है ना। तो मैं अगर देख लूं, ठीक है, अगर मैं पहले यहां स्लोप देखूं तो स्लोप a1 किसके बराबर आएगा, a1 जो है
उसका वैल्यू है 1 और उसको लिखा जाएगा वी मैक्स अपॉन T1। इन ए सिमिलर वे अगर मैं इसका स्लोप देखूं, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा वी मैक्स अपॉन किसके बराबर, 60 माइनस T1। तो वी मैक्स अपॉन 60 माइनस T1 मैंने लिख दिया, ये डिवाइड बाई ये। लेकिन ये स्लोप जो है ये तो नेगेटिव होता है ना, अरे स्लोप तो इसका नेगेटिव है, वो खुद किसके बराबर है, वो बराबर है 2 के। आर यू गेटिंग इट? अरे भाई यही स्लोप जो है यही तो 2 के बराबर है ना। व्हाट आई कैन डू इज मैं यहां पे T1 का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो T1 की वैल्यू क्या आई, T1 की वैल्यू आई वी मैक्स के बराबर। अरे यहां पे अगर देखोगे T1 की वैल्यू क्या आई, वी मैक्स, तो ये क्या बन जाएगा फिर, और ये तो रिटार्डेशन है। अरे भाई ये रिटार्डेशन है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। A2 की जो वैल्यू है वो बेसिकली है क्या, दैट इज रिटार्डेशन, तो माइनस। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, वी मैक्स अपॉन 6 माइनस 60 माइनस T1, लेकिन माइनस क्योंकि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 इंटू 60 माइनस T1 के बदले क्या लिखो, वी मैक्स। तो ये बन जाएगा, ये इधर आएगा 2, वी मैक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा 120 माइनस 2 वी मैक्स। अरे ये तो बन जाएगा 2 6 12 और ये बन जाएगा 3 वी मैक्स। 3 वी मैक्स इज इक्वल टू 120, तो वी मैक्स की जो वैल्यू आई वो आई 4। वी मैक्स की जो वैल्यू आई भाई वो आई 40 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैंने क्या किया, मैंने इसको दो तरीके से, मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लगा के, और दूसरे तरीके से देखा जाए, दूसरे तरीके से मैंने क्या किया, मैंने इसका स्लोप देखा, इस वाले का स्लोप देखा, वहां टाइम को थोड़ा कंपेयर करके मैंने वैल्यू निकाल दी। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करूं तो कैसे करूं, तो सुनो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब इनिशियल वेलोसिटी थी भाई 0, पहले एक्सेलरेशन a1 था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t1 टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने टाइम के लिए लगा, 60 माइनस T1 टाइम के लिए, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी भाई 0। अब देखो यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट इक्वेशन लगाई जाए तो लिखा जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू AT, तो 1 इंटू T1, तो T1 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है 0। अब यहां से यहां भी तो लगा सकते हैं ना, 0 माइनस वी मैक्स इज इक्वल टू AT, ए किधर पीछे की तरफ तो -2, ये कितना 60 माइनस T1। तो यहां से लेकर यहां तक भी मैंने क्या लगाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, 0 माइनस वी मैक्स तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT, ए पीछे की तरफ तो माइनस रख दिया, तो ऐसे तो लिखना चाहिए माइनस वी मैक्स के बदले क्या लिखूं, T1, या इसको ऐसे ही वी मैक्स लिखो क्योंकि हमें वी मैक्स चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 120, माइनस और माइनस कितना आएगा, माइनस और माइनस 120 प्लस 2t, तो देखो ये जाएगा इधर तो 120, ये आएगा इधर, इधर तो ये 2, T1 के बदले हमें क्या लिखना है, वी मैक्स लिखना है, तो ये 120 इधर गया और ये वी मैक्स इधर आया तो आया 3 वी मैक्स। तो 3 वी मैक्स की जो वैल्यू आई भाई वो आई 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आप ग्राफिकल मेथड से करो या ऐसे करो, आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप इसको कर सकते हो, जैसे भी आपसे वो पूछे आप कर सकते हो। ओके जी, तो ये सवाल, A bullet loses 1/20th of its velocity each time it passes through a plank. प्लैंक समझते हो, ये एक लकड़ी का एक ऐसा पीस, तो यहां से गोली घुसती है इसमें, तो यहां से गोली घुसी, लेट्स सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, है ना, ओके। A bullet loses 1/20th of its velocity each time it passes through a plank. तो मान लेते कि हमारा प्लैंक यहां तक है। अब ये इस प्लैंक से जब होके निकलेगी इस साइड से, इस साइड से जब होके निकलेगी तो इसने अपनी कितनी वेलोसिटी गवा दी, 1/20। अगर इसने 1/20 गवा दी तो यहां पे रफ्तार होगी कितनी, 19/20 बची होगी। अरे भाई इतनी बची होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि 1/20 पार्ट वेलोसिटी का लूज हुआ तो बचा कितना, 19/20। ओके, तो लेंथ जो है प्लैंक की वो है मान लेते हैं। अब इसने क्या बोला, What is the least number of planks required to stop the bullet? अगर हमें इस बुलेट को पूरी तरह रोकना है तो कितने प्लैंक्स की जरूरत पड़ेगी, और हर प्लैंक से गुजरकर
जब ये गोली निकलती है तो इसकी रफ्तार कितनी हो जाती है, 1/20 कम हो जाती है, तो बची कितनी, इतनी, है ना। और इसमें साथ में इसने ये भी बोला ऑल प्लैंक्स ऑफर सेम रिटार्डेशन, मतलब अगर इस प्लैंक ने रिटार्डेशन ए प्रोवाइड किया तो हर एक प्लैंक ने जो रिटार्डेशन प्रोवाइड किया वो ए है ना। अब हम मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता, लेट n प्लैंक्स रिक्वायर्ड, हम मान के चलते हैं कि कितनी जरूरत है, अरे इतने जरूरत है ना। तो फाइनली ये दूसरा प्लैंक, ये तीसरा, हमें नहीं पता कितने हैं, तो हमने बोल दिया ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्टॉपिंग डिस्टेंस n into l। अरे हमें नंबर ऑफ प्लैंक्स चाहिए तो हमें नहीं पता कितने प्लैंक्स चाहिए, तो मैंने माना चलो सर ठीक है n प्लैंक्स चाहिए। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, हमें पता है सर स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस उसको लिखा जाता है u स्क्वायर अपॉन 2a, ये लिखा जाता है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज बेसिकली n into l, एक प्लैंक की लेंथ है तो n प्लैंक्स की कितनी हुई nl, हमें ये n की वैल्यू चाहिए। लेकिन इसमें मसला ये है कि a को कहां से लाए, अरे a को यहां से तो ला सकते हैं ना, a को यहां से ला सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं तो क्या लिखा जाएगा, मैं लिखूं 19/20 u होल स्क्वायर, ये होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ तो माइनस, और एक प्लैंक की लेंथ कितनी है l, तो यहां से मुझे मिलेगा 19 into 19 कितना होता है 361, हाँ जी, u स्क्वायर माइनस ये हो गया 400 u स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा 400 इज इक्वल टू -2al। अब इसमें जस्ट कैलकुलेशन है वो अपनी जगह आप कर सकते हो, तो 361 में से 400 गया तो 39, बेसिकली -39 माइनस कैंसिल होके बन जाएगा 39 u स्क्वायर अपॉन 400। हमें a की वैल्यू चाहिए तो मैं इस 2 को किधर लेके आ सकता हूं, इस 2 को इधर लेके आ सकता हूं, 2a को 2l को इधर लेके आ सकता हूं और मुझे रिटार्डेशन का वैल्यू मिला। अब अगर मुझे रिटार्डेशन का वैल्यू मिला तो मैं यहां पे देख सकता हूं स्टॉपिंग डिस्टेंस nl इज इक्वल टू u स्क्वायर तो है ही अपॉन 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो कि रिटार्डेशन हमारा है 39 u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 into 12, तो वो कहां जाएगा 400 into 12। तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा इसमें से जो चीजें कैंसिल होंगी वो है भाई अपना u स्क्वायर और u स्क्वायर कैंसिल, ये जो है 2 और 2 कैंसिल, और l और l जो ये भी कैंसिल, तो n की वैल्यू आई 400/39, है ना। अब 400/39 जो है थोड़ा ट्रिकी रेशो, इसको कैसे करें, इसको अगर 40 मान ले, अगर इसको 40 मान लोगे तो 400/40 कितना हो जाएगा 10 प्लैंक। अगर इसको 40 मान के चले, 39 को 40 मान के चलोगे तो 400/40 कितना होगा 10, लेकिन है तो 39, तो रियलिटी में जो आंसर होगा असल में आंसर होगा समथिंग 10 पॉइंट समथिंग 3 अराउंड, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो एक तो हमें 10 प्लैंक तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद 11th प्लैंक का भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो देखा जाए वास्तव में हमें कितने प्लैंक चाहिए, 10 तो चाहिए, सॉरी 10 तो चाहिए, और उसके साथ साथ में और एक प्लैंक का कुछ हिस्सा चाहिए, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 11। भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभार मास्टर जी, तो तब जाके जो पेन वगैरह वो हथियार जो है हाथ में होते हैं जो छूट जाते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा भाई आएगा 11। वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। इसमें बच्चा क्या गलती कर सकता है, वो 10 आंसर मार्क कर सकता है, लेकिन यहां में समझ में आना चाहिए भाई ये तो 10.3 मतलब 10 तो चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे भाई हमें 11 प्लैंक्स की जरूरत है। शाबाश। अब देखो, a driver takes 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it। मतलब एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहे हैं और उसको लगता है कि मुझे ब्रेक मारनी चाहिए। अब जब उसको ख्याल आता है भाई मुझे ब्रेक मारनी चाहिए, और जब वो ब्रेक लगाता है इस बीच जो टाइम गुजरा वो था 0.2 सेकेंड। मतलब वो गाड़ी चला रहा है और रोड के सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है, क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल स्लोली क्रॉस कर रहा है, तो अब हमें लगता है कि शायद हम इसको टक्कर मारें, तो उस टक्कर को अवॉइड करने के लिए मेरे मन में विचार आना चाहिए भाई मुझे ब्रेक लगानी चाहिए। तो अब जब मुझे ख्याल आया मुझे ब्रेक लगानी है, और उसके बाद जब मैंने ब्रेक लगाई इसमें कुछ तो टाइम इंटरवल गुजरा, उस टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, तो इसे कहते हैं रिएक्शन टाइम। ओके, इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट स्पीड ऑफ 54 km/h and the brakes cause a deceleration of 6 m/s square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on। तो ये बताया गया है कि उस ड्राइवर साहब को कितना समय लगता है सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करने में।
तो सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करने में जो टाइम लगा उसे कहते हैं रिएक्शन टाइम। सिचुएशन रेस्पॉन्डिंग टाइम, सिचुएशन रेस्पॉन्डिंग टाइम जो है दैट इज रिएक्शन टाइम, दैट इज रिएक्शन टाइम। इसको हम बोलेंगे टीएस। अब इसमें इस चीज का भी ख्याल रहे, अगर मैं तब तक बिल्कुल ऐसे, ये गाड़ी चल रही थी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट्स सपोज यू, अब ये एक्सेलरेट नहीं कर रही, यू से ही जा रही है। अब जब रिएक्शन टाइम गुजरा, तो रिएक्शन टाइम गुजरने के बाद अब यहां से लेकर यहां तक जो टाइम इंटरवल गुजरा उसे कहते हैं रिएक्शन टाइम। अभी भी रफ्तार यू ही है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक इस ड्राइवर को ख्याल आता है कि मुझे ब्रेक लगानी चाहिए। अब ब्रेक वास्तव में लगी कब? इस रिएक्शन टाइम के बाद। तो इस रिएक्शन टाइम के बाद ब्रेक लगी ऐसे, अब ब्रेक लगी, अब रिटार्डेशन आया। तो इस रिएक्शन टाइम में हुआ क्या? ब्रेक लगा ही नहीं। तो अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, अगर मैं बोलूं रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिएक्शन टाइम इज इक्वल, इसमें कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं भाई, ब्रेक तो लगा ही नहीं, तो हम क्या लिखिए? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन टाइम कौन सा? रिएक्शन टाइम। इसके बाद जो ये गाड़ी है ये रुक जाएगी। अब ये वाला स्टॉपिंग टाइम जो है, ये वाला स्टॉपिंग टाइम हम कैलकुलेट करते हैं जब ब्रेक लगी होती है। तो ये डीएस को कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2a, ऐसे यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर मैं बोलूं इस केस में, जबकि ड्राइवर को ख्याल आया मुझे ब्रेक लगानी चाहिए, तो रिएक्शन टाइम जो है इसको आप मेंशन करो टी आर से। रिएक्शन टाइम है तो किससे डिनोट करें इसको? इसको टी आर से रिप्रेजेंट करो। तो ये रिएक्शन टाइम हुआ, तो ये भी रिएक्शन टाइम हुआ, तो ये भी रिएक्शन टाइम हुआ, और ये रिएक्शन टाइम जो है ये आया यू इंटू टी आर ऐसे। अब ये वाली देखो, यहां से लेकर यहां तक उसको ख्याल आता है, तो रिएक्शन टाइम कितना हुआ? 0.2 सेकेंड। अब उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी भाई 54 किलोमीटर पर आवर। अब अगर किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हमेशा 5/18 का मल्टीपल करोगे आप, तो ये आया 18 चुके 4 8 32 नहीं 18 तिया, तो 3 पंचे 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड उसकी रफ्तार थी, 15 मीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार थी, है ना। अब रिएक्शन टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? रिएक्शन टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की दैट इज यू, तो हमारा 15, और रिएक्शन टाइम है कितना? 0.2। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके जी, तो ये रिएक्शन टाइम का जो आंसर आया हमें वो आया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन रिएक्शन टाइम वो आया 3 मीटर। तो जब उसको ख्याल आता है ना ड्राइवर साहब को, तब तक वो 3 मीटर चले होते हैं। तो इसलिए जो रिएक्शन टाइम है वो एक ड्राइवर का बहुत कम होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ड्रिंक एंड ड्राइव, जब कोई आदमी ड्रिंक करता है तो वो सोबर फील करता है, फिर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने में उसको बड़ा सा टाइम लगता है। जब उसको बड़ा सा टाइम लगेगा तो आगे अगर कोई सिविलियन क्रॉस कर रहा है रोड तो वो उसको टक्कर मार सकते हैं। इसलिए इट्स एडवाइज्ड कि हमें पूरे होश हवास में गाड़ी चलानी होती है ना। तो इसका आंसर क्या है? इसने तो बस इतना ही बोला था, जब उसको ख्याल आए कि मुझे ब्रेक लगानी चाहिए, तो उस बीच जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की वो कितनी? ये। अगर मैं बोलूं टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल की बिफोर स्टॉपिंग, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी? टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगी भाई वो होगी 3 मीटर तो है ही, इज इक्वल टू 3 मीटर प्लस ये वाली यू स्क्वायर अपॉन 2a। यू कितना है? 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 2, और रिटार्डेशन जो उसको मिला था वो कितना मिला था? वो उसको मिला था 6 का। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस। ये तो हो गई भाई टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल की, ये वाली, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। और ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये तो रिएक्शन टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की उसने। इसीलिए सवाल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा क्या है हमसे। हाँ जी, A car is moving with velocity 20 मीटर पर सेकंड। तो ये गाड़ी फिर से 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। ओके, द ड्राइवर सीज ए स्टेशनरी ट्रक एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अहेड। तो यहां पे एक ट्रक खड़ा है, रुका हुआ ट्रक, कितनी दूरी पे? 100 मीटर की दूरी पे। 100 मीटर की दूरी पे जो है ट्रक खड़ा है ऐसे।
तो इस टाइम पे जो ड्राइवर की रफ्तार है, जो ड्राइवर की इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर सम रिएक्शन टाइम टी, तो कुछ रिएक्शन टाइम गुजरा, मतलब इस ड्राइवर साहब का भी कुछ रिएक्शन टाइम है। तो रिएक्शन टाइम गुजरने के बाद ही अप्लाइज ब्रेक्स, अब उसने ब्रेक लगाई, प्रोड्यूसिंग रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गाड़ी को रिटार्डेशन मिलता है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक मान लेते कि उसने सोचा कि मुझे भाई ब्रेक लगानी है, तो उसके दिमाग में ख्याल आया मुझे ब्रेक लगानी है। उसके बाद उसने एक्सेलरेटर से पांव हटाकर किस पे रख दिया, ब्रेक पे रख दिया। जब ब्रेक लग गई तब जाके गाड़ी में रिटार्डेशन आया। तो गाड़ी में जो रिटार्डेशन आया वो किधर आया, इधर। और रिटार्डेशन कितना आया, रिटार्डेशन मिला है उसको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब इसने क्या बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम रिएक्शन टाइम टू अवॉइड कोलिजन। तो इस ड्राइवर का ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन टाइम कितना हो सकता है ताकि ये दो टक्कर ना करे आपस में, ये दोनों कोलाइड ना करें। तो देखो हमें पता है कि अगर इस गाड़ी को इस ट्रक से टकराना नहीं है तो फिर इस गाड़ी को 100 मीटर के विदिन ही रोकना होगा। अरे है कि नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं बोलूं सर फिर तो यहां से लेकर यहां तक जो ये गाड़ी चली वो चली यू इंटू इसका रिएक्शन टाइम प्लस उसके यहां भी तो रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड ही थी ना, लेकिन फर्क ये कि अब इसमें रिटार्डेशन आया। जब रिटार्डेशन आया तो यहां पे मान लेते कि ये जस्ट इसको टच करके रुक जाती है, जस्ट ये वाली गाड़ी जो है इसको टच करके रुक जाती है, तो जस्ट कोलाइड, मतलब ऐसे ये दो जस्ट टच करे, है ना। तो मैं इसके लिए देखूंगा कि रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए। तो फिर हमें समझ में आता है सर ये तो हो गया रिएक्शन टाइम में जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल की, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन रिएक्शन टाइम। और ये वाला तो स्टॉपिंग टाइम है ना, तो यहां से लेकर यहां तक कितने डिस्टेंस में रोका जाए इसको, यू स्क्वायर बाय 2a। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज u इंटू टी रिएक्शन प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये वाला जो टाइम है ये किससे कम होना चाहिए, ये तो लेस देन 100 मीटर होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस लेस देन 100 मीटर है तो ये गाड़ी जो है ना ये थोड़ी ये गाड़ी थोड़ा पहले ही रुक जाएगी। अगर बराबर हुए तो ये जस्ट टच करेगी, तो हमें तो इसको रोकना है ना उससे पहले, तो ये कंडीशन। तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 20। टी रिएक्शन को इसने कैपिटल टी बोला, ठीक। अब u स्क्वायर 20 स्क्वायर 400 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 8। अरे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो 4 है तो 2 4 8, इट शुड बी लेस देन 100। मेरे हिसाब से ये बन जाएगा 20t शुड बी लेस देन, ये बन जाएगा 8 5 आर 40 तो 50। तो फाइनली आ जाएगा ये 100 में से 50 गया तो 50, ये और ये कैंसिल, तो t शुड बी लेस देन 5/2 कितना 2.5 सेकंड। तो 2.5 सेकंड से इसका रिएक्शन टाइम जो है वो 2.5 सेकंड से कम होना चाहिए। तो कितना हो सकता है, अरे 4 असंभव, 3.5 असंभव, ये भी असंभव। हाँ 2.5 सेकंड कह सकते हो क्योंकि इस वाले टाइम पे ये गाड़ी जो है जस्ट ट्रक के साथ टच होके रुकेगी, लेकिन हमें तो उसे पहले ही रुकना है ना, तो होना क्या चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। चलो अब ठीक है, वी कैन गो विद 2.5 सेकंड्स। शाबाश। तो ये चीज इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें। हाँ सवाल पढ़ लो जब तक मास्टर साहब इसको एडजस्ट करते हैं। ये अब देखो क्या बोला गया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली सिचुएटेड एट पॉइंट P। तो यहां पे पॉइंट P पे एक पार्टिकल जिसका मास है m, ऐसे वो लोकेटेड है इनसाइड अ हेमिस्फेरिकल सर्फेस। हेमिस्फेरिकल तो नहीं है, ये पूरा स्फीयर है, मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक, वेयर इंटरेस्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑफ रेडियस r। तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r। ओके सर रेडियस r है, इसका रेडियस जो है वो है r। A horizontal acceleration of magnitude a naught is suddenly applied to the particle in the horizontal direction। तो इस पार्टिकल को अचानक से एक हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्सेलरेशन मिलता है a naught। If gravitational acceleration is neglected, अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करें तो इसमें ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया गया है। अब इसको क्यों नेग्लेक्ट किया गया, we will discuss that at the end of this question। तो ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया गया। Find the time it takes for the particle to touch the sphere again। तो यहां से इसको हॉरिजॉन्टल पुश मिलता है। अगर हॉरिजॉन्टल पुश मिला है तो हम ये मान सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 थी, उसके बाद इसको पुश मिला है, तो अल्टीमेटली ये पार्टिकल आके यहां टकराएगा। तो जब ये इस स्फीयर को फिर से टकराएगा तो वो जो टाइम लगेगा इसको फिर से इसको टकराने में, वो टाइम कितना अपने को वो चाहिए। तो देखो इसमें अगर ग्रेविटी को इग्नोर किया है तो मुझे बताओ, सी
अगर भाई ये थीटा तो ये भी कितना होगा, ये थीटा। अरे भाई अगर ये आर तो ये कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैं इसको अलग से ऐसे बनाता हूं, अगर ये आर, ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा, आर कास थीटा। अब देखो यहां से ट्रायंगल बनाओगे, ये दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट हुए ना। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो भाई ये आर कास थीटा, ये भी आर कास थीटा, तो टोटल जो पार्टिकल को चलना होगा कितना चलना होगा, 2r कास थीटा। तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट जो उसको चलनी है दैट इज 2r कास थीटा। हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, वेयर यूटी इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अरे भाई यूटी क्या है, यूटी तो इनिशियल, यू तो इनिशियल वेलोसिटी है, और टी क्या है, जो जिस टाइम के लिए वो बॉडी चली थी, है ना। अब देखो यहां इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0, तो लिखा जाएगा 2r cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये तो 0 हुआ, 1/2, ए की वैल्यू क्या है, ए नॉट टी स्क्वायर। तो यहां से जो टाइम का वैल्यू मिला वो मिला 2 दूने 4, 4r cos थीटा बटे ए नॉट। तो ये चीज, दिस इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ये अरे दिखने में भयानक सवाल, लेकिन वास्तव में देखा जाए कुछ है ही नहीं। यहां दो स्फीयर बना दिया, 4-5 लाइन लिख दिए, जो ऑप्शन है उनको भयानक बनाया। अगर अपना दिमाग आप खुला रखोगे, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस है। और मैं फिर से बताऊं आपको, फिजिक्स आप सोचोगे कि चलो ठीक है सर, काइनेमैटिक्स में 1 लाख सवाल प्रैक्टिस करे तो मेरे को फिजिक्स आने लगेगी। बिल्कुल गलत। अरे भाई फिजिक्स तब आती है ना जब आप कॉन्सेप्ट को फील करते हो, अच्छे से समझते हो। हाँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो करना ही करना है आपको, लेकिन मैं कहता हूं आप सवाल तो करोगे और प्रैक्टिस करोगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्ट को कितनी क्लैरिटी से समझते हो। और ये चीज जब मास्टर बोर्ड पे आता है, उसने सवाल पढ़ा और पहले 2-3 चीजें उसने क्या लिखी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी से आपको समझ में आता है कि अप्रोच क्या होना चाहिए सवाल का। ठीक, ओके। मोशन अंडर ग्रेविटी बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। एज नेम सजेस्ट, यहां पे जो पार्टिकल है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ होगा। जो भी पार्टिकल होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ अलोन, अंडर इफेक्ट ऑफ अर्थ अलोन। अगर बॉडी को, सुनो, बॉडी को धरती से ऊपर फेंका जाए, अर्थ से ऊपर फेंकोगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी, नीचे फेंकोगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी, थोड़ा आगे की तरफ फेंकोगे तो वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी है ना। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। ये हमारी धरती, इसको स्फीयर मान के चलेंगे, और जो भी बॉडी इसके सरफेस के नजदीक गिरती है, बिल्कुल नजदीक गिरती है, ऐसा नहीं कि आप 50-60 किलोमीटर हाइट से उसको फेंकोगे। फॉर द पार्टिकल इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इनको एक एक्सेलरेशन मिलता है जिसको आप कहते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कहां आता है, कैसे आता है, इसको ग्रेविटेशन में डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर पार्टिकल इधर है तो ये कहां पे डायरेक्टेड होता है, इधर। अगर पार्टिकल आपका इधर है तो ये कहां पे डायरेक्टेड है, इधर की तरफ। सो दिस एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिलता है बिकॉज ऑफ द अर्थ, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप अर्थ से ज्यादा ऊपर नहीं जाते हो तो ये फॉर स्मॉल हाइट्स, फॉर स्मॉल हाइट्स, अरे कितना ऊपर फेंकते हैं हम तो ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर ऊपर फेंकेंगे, उससे थोड़ा, उससे ऊपर तो हम फेंकते ही नहीं है मोशन अंडर ग्रेविटी जब भी हम पढ़ रहे होते हैं, तो इतना। इस केस में अगर देखा जाए, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, क्योंकि 500 मीटर अगर आप अर्थ से ऊपर गए तो आपको अर्थ क्या दिखेगी, फ्लैट, 500 मीटर के अंदर अंदर। तो फिर आपका जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे, तो डायरेक्शन भी फिक्स हो गई, और उसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यही वैल्यू लेके चलेंगे, है ना। ठीक है, तो क्या इसको हम कह सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर ये वाली कंडीशंस आप फॉलो कर रहे हो, देन इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये कुछ नहीं है, इट्स अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखना होता है, वो ये। अब मैं अर्थ को ऐसे ऐसे मेंशन कर रहा हूं, असल में ये फ्लैट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सारा कुछ ये 500 मीटर के अंदर अंदर ही कर रहे हो। तो देखो, अगर मैं पार्टिकल को ऊपर फेंकूं, मैंने यहां से पार्टिकल को ऊपर फेंका, ऐसे पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो जी किधर लगेगा, जी तो हमेशा नीचे लगेगा। तो कुछ क्वांटिटीज हमारी वर्टिकली अप आएंगी और कुछ क्वांटिटीज हमारी वर्टिकली डाउन आएंगी। साइन कन्वेंशन हमारा ये होगा, अपवर्ड क्वांटिटीज, जो भी अपवर्ड मेजरमेंट होगा, जो भी अपवर्ड मेजरमेंट होगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और भाई जो भी डाउनवर्ड मेजरमेंट होगा, जो भी डाउनवर्ड मेजरमेंट होगा
उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव लेंगे, है ना। इस हिसाब से देखा जाए जो g है, g इज ऑलवेज नेगेटिव, इस हिसाब से देखोगे g जो है वो हमेशा नेगेटिव है, इज ऑलवेज नेगेटिव। अब इसके कितने केसेस, आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका या किसी हाइट से नीचे फेंका ऐसे, या किसी हाइट से थोड़ा ऊपर फेंका। अब मैं क्या चाहता हूं आपसे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है आप बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो देखो भाई आपने इसको ऊपर फेंका, अगर ऊपर फेंका तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो जी क्या होगा, नेगेटिव। अब मान लेते हैं कि आप यहां पहुंचे, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो तो वाई में आई ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो वाई डायरेक्शन में आई, इस वाई को भी क्या लेंगे, इसको भी पॉजिटिव लेंगे ऐसे। अब इस वाले केस में देखो, यू किधर, यू नीचे, तो इसको नेगेटिव। अब जी किधर, जी तो भाई नीचे ही होता है ना, तो वो भी नेगेटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, आपका इनिशियल पॉइंट ये और आपका फाइनल पॉइंट ये, तो जो डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट किधर आया, डिस्प्लेसमेंट आया हमारा नीचे की तरफ। अरे डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आया, दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल, तो आपने इसको नीचे की तरफ मेजर किया, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे, इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट जो को उसको हम नेगेटिव लेंगे, वाई हमारा नेगेटिव। अब इस वाले केस में इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ है, और जी जो है, जी तो नेगेटिव है, और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट इस केस में, ये इनिशियल पॉइंट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट तो यही है, और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा ये, तो इस केस में भी जो वाई है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं क्विकली आपको बताता हूं तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन। याद करो हम लिखते थे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो लिखते देखो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं लिख देता हूं, उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखते थे, तो लिखेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जीटी। ऐसे ही हमारा मोशन y में होगा तो क्या लिखेंगे, वहां लिखते थे डेल x, तो यहां लिखेंगे डेल y इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर लिखेंगे। बिल्कुल सर, अब माइनस इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन है नीचे की तरफ तो नेगेटिव, बाकी ये नेगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे वो हमें सिचुएशन के हिसाब से पता चल जाएगा। तो ऐसे ही लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh ऐसे। यहां h मत लिखो आप, एक काम करो y लिखो इसको। अब इस इक्वेशन में एक अच्छी बात ये है, वो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, अभी मैं बस इक्वेशन लिख लेता हूं। एस nth का फार्मूला भी तो लिख सकते हैं, u प्लस a/2 लिखते थे, तो क्या लिखिए u माइनस g/2 इंटू 2n माइनस 1। ये सारी इक्वेशन जो है ये आप दिमाग में बिठा के रख लोगे, और हमारा वर्टिकल, हमारा तो या तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आएगा या तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट आएगा। ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे, डेल वाई से। और फिर अगर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसके लिए ये जरूरी है कि आप यहां ओरिजिन लोगे या टॉप पे ओरिजिन लोगे, वो उसी के हिसाब से देखा जाएगा, बट दीज आर द डिस्प्लेसमेंट्स। तो ये तीन इक्वेशन जो है ये आप रिवाइज करोगे अंटिल के हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे। ये तीन इक्वेशन। सो इट्स द टाइम टू एंड द लेक्चर। तो फिर हम कल मिलेंगे और इस कॉन्सेप्ट पे हम और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।